राजकोट दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। 3 दिन के गुजरात दौरे की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की परिस्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं और जनता इन समस्याओं का समाधान चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि मैं आज से 3 दिन के लिए गुजरात आया हूं। यहां की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने अपना पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। इससे यह साफ हो जाता है कि वे खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो अपनी ही सरकार को संभाल नहीं पा रहे हैं। प्रशासनिक विफलता इतनी बढ़ चुकी है कि पूरे राज्य में नकली शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों से गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार चल रही है, जिसके कारण जनता के मुद्दे कभी गंभीरता से नहीं उठाए गए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस भी वास्तविक लड़ाई नहीं लड़ रही, जिससे सत्ताधारी दल पर कोई दबाव नहीं बन रहा और जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि वो अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और राज्य की वास्तविक समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बदलाव की चाह रखने वाले लोग अब एक विकल्प की तलाश में हैं और एएपी जनता की उस उम्मीद को पूरा करने की क्षमता रखती है। राजकोट में एएपी समर्थकों और स्थानीय नागरिकों से मिलने के बाद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की समस्याओं का समाधान पारदर्शिता, ईमानदारी और जनहित की नीतियों से ही होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी पार्टी जनता के सवालों को उठाएगी और व्यवस्था में वास्तविक बदलाव लाने का प्रयास करेगी। इनके लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पे आया हूँ और इस वक्त गुजरात की हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। कुछ दिन पहले इन्होंने अपना पूरा मंत्रिमंडल बदला था, तो ये खुद भी मानते हैं कि इनसे गुजरात संभल नहीं रहा है। इन्होंने खुद माना कि इनके सारे मंत्री गलत थे, करप्ट थे, बेकार थे, इस वजह से इन्हें पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन किसानों के बच्चों को इन्होंने कई दिनों से जेल में डाला हुआ है। हम उनके साथ खड़े हैं। उनमें से कुछ किसानों के बच्चों की बेल हो गई है, बाकियों की अभी नहीं हुई है। उनके सबके परिवारों से भी मिलेंगे। एक तरफ चारों तरफ नकली शराब बिक रही है। नकली शराब की वजह से युवा मर रहे हैं। नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गुजरात के अंदर। उसके कुछ नहीं करती सरकार, किसानों के बच्चों को जेल में डालती है। ये गलत बात है। कल गोपाल इटालिया, अभी 2 दिन पहले गोपाल इटालिया के ऊपर हम बीजेपी की सरकार को कमियां निकालते हैं और तकलीफ कांग्रेस को होती है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने गोपाल इटालिया के ऊपर जूता मारा। ये क्या है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है? 30 साल से गुजरात के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है। अब लोग तंग आ गए हैं और उसी वजह से मैं अब 3 दिन जो है लोगों से मिलूंगा, कार्यकर्ताओं से। केजरीवाल जी, आपने ड्रग्स और दारू की बात की। कांग्रेस के एमएलए विधायक जिग्नेश मेवानी, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, तो आप समर्थन करते हो? जो भी गुजरात के हक की बात करता है, गुजरात के अंदर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक ये भी कहा जा रहा है मुंड्रा पोर्ट जो है वो एक तरह से पूरे देश के लिए ड्रग्स का एक तरह से वो बन गया, रूट बन गया है। तो उसमें काफ़ी सारी मात्रा में ड्रग्स जो है वो गुजरात में रह जाती है, बाकी पूरे देश में जाती है। तो ड्रग्स बढ़ रही हैं, नशा बढ़ रहा है, युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में होता जा रहा है। तो इस वक्त इसका एक ही समाधान है। 30 साल से बीजेपी की जो सरकार है उनके अंदर बहुत अहंकार आ गया है, उनको हटाना चाहिए और नई सरकार लेके आनी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री के पद को असंवैधानिक बताया था। शिंदे ने कहा कि ये वही लोग हैं जो पहले उनके मुख्यमंत्री रहने पर भी संवैधानिकता पर सवाल उठाते थे, लेकिन जनता ने चुनाव में उनके आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। शिंदे ने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उन्होंने कहा था कि ये असंवैधानिक है, लेकिन जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। आज फिर वही बात दोहराई जा रही है। ये उनका पुराना एजेंडा है जो अब लोग मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक जैसे आरोप सिर्फ राजनीतिक भ्रम पैदा करने के लिए लगाए जा रही हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि राज्य की जनता ने बार बार उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया है। शिंदे ने आगे कहा कि उनकी सरकार संविधान, कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार काम कर रही है। हम जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। विपक्ष निराधार आरोप लगाकर सिर्फ भ्रम फैलाता है, पर जनता सच्चाई जानती है।
इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी तेज हो गई है। ठाकरे और शिंदे की बयानबाजी आगामी राजनीतिक समीकरणों और दोनों दलों की रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकती है। अरे बाबा, वो तो मैं जब मुख्यमंत्री था तभी भी मुझे बोल रहे थे ये संवैधानिक नहीं है, घटना बाह्य मुख्यमंत्री है। ये सरकार कल गिरेगी, एक हफ्ते के बाद गिरेगी, मुख्यमंत्री पद जाएगा। अभी 2.5 साल में काम किया, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो भी बोलता है घटना बाह्य है। अभी विरोधी पक्ष नेता बनने के लिए लोगों की समस्या छुड़ाना है। ये विदर्भ में जो सेशन हो रहा है, विदर्भ की जनता के प्रश्न को सभागृह में, सदन में उन्होंने रखना चाहिए और सरकार से उसकी समस्या को छुड़ाना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए। ये छोड़ के खुर्ची दो, खुर्ची दो, खुर्ची। अरे तुम्हारे को तो जनता ने ही नकार दिया है। जनता ने विपक्ष का नेता मिले इतनी संख्या ही नहीं दी है, जनता ने तुमको नकार दिया है। अभी ये अधिकार तो अध्यक्ष जी का है, सभापति जी का है, हमें उसमें कुछ ऐतराज नहीं है, हमें कुछ विरोध भी नहीं है। लेकिन आप देखिए पिछले समय लोकसभा में भी उनकी संख्या कम थी, उनको विपक्ष का नेता नहीं मिला, इस बार संख्या बढ़ गई। तो मैंने अभी कहा ना कि विपक्ष का नेता बनने की इतनी संख्या तो अगली बार जब चुनाव होगा तो जुटाओ, उतनी मेहनत करो। अभी लोगों ने उनको भगा दिया है, नकार दिया है, तो उन्होंने उसका आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए, न कि बार बार जहाँ देखो एकनाथ शिंदे, जहाँ देखो एकनाथ शिंदे। मेरा क्या हुआ? मैं तो आगे लोगों का काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो आरोप कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं, इतना जो वो मुख्यमंत्री में जब बना उनको हजम ही नहीं हुआ। 2025-26 के दूसरे क्वार्टर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% तक पहुंचने का अनुमान आर्थिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के लिए उत्साह का विषय है। इस तेज विकास की गति के पीछे कई संरचनात्मक कारक कार्यरत हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश भर में विकसित हो रही कनेक्टिविटी, डिजिटल नेटवर्क और संचार अवसंरचना की रही है। बीते वर्षों में भारत सरकार द्वारा सड़क, रेल, समुद्री और हवाई संपर्क के साथ साथ 4G और 5G सेवाओं के सार्वभौमिक विस्तार पर जो गहन ध्यान दिया गया, वो प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में दिखाई देने लगा है। डिजिटल इंडिया पहल, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के कारण लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई, व्यापार तेज हुआ और उद्योगों तथा कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में कुशलता बढ़ी। सरकार की नीतियों का मुख्य फोकस प्रगति, पारदर्शिता और दक्षता पर रहा है। उद्योगों, स्टार्टअप्स, MSME सेक्टर तथा सेवा क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के व्यापक उपयोग ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। छोटे और मध्यम शहरों में इंटरनेट पहुंच बढ़ने से ई-कॉमर्स, फिनटेक, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व विस्तार देखा गया है। इस विकास में देशवासियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उद्यमियों, किसानों, प्रवासी श्रमिकों, युवाओं और पेशेवरों ने देश की आर्थिक मजबूती में अपनी प्रतिबद्धता और कौशल का योगदान दिया है। सरकार के सुधारों, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन हो, अवसंरचना निवेश हो या डिजिटल भुगतान तंत्र हो, इन सब का असर जमीन पर साफ दिख रहा है। 8.2% की यह वृद्धि दर्शाती है कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान बनाए हुए है। मजबूत कनेक्टिविटी, डिजिटल अवसंरचना और सामूहिक प्रयासों के बल पर देश विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बॉर्डर एरिया के नागरिकों का जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है, वो अभी अपने में इनक्रेडिबल है। मैं लद्दाख के साथ साथ बॉर्डर एरिया के हर नागरिक को हमारी आर्म्ड फोर्सेज का सहयोग देने के लिए आभार प्रकट करता हूं। यह कोऑर्डिनेशन, यह म्यूचुअलिज्म ही हमारी पहचान है। हमारा आपसी जुड़ाव ही हमें दुनिया में सबसे अलग पहचान दिलाता है। साथियों, न केवल सिक्योरिटी, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बल्कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के संबंध में भी हमारी कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में यानी 2025-26 के दूसरे क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ यदि 8.2% तक पहुंची, तो उसके पीछे का एक बड़ा फैक्टर हमारी मजबूत कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन रहा है। और यह ग्रोथ सरकार की
प्रो ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के साथ साथ हम सभी भारतीयों की मेहनत का ही यह परिणाम है। दुनिया भर में तमाम चैलेंजेज आए, कई जगहों पर युद्ध देखने को मिले, कई जगहों पर छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, लेकिन उन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था कहीं रुकी नहीं। उन तमाम चुनौतियों के बावजूद हम आगे बढ़ते रहे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं लेफ्टिनेंट जनरल श्री रघु श्रीनिवासन, डीजी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बीआरओ के सभी जितने भी ऑफिसर्स हैं, कर्मी हैं, सेना के जवान हैं, सबकी मैं हृदय से भूरी भूरी सराहना करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। साथियों, बीआरओ ने जिस तरह से देश के सीमावर्ती इलाकों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ा है, वह अभूतपूर्व है। और मैं कह सकता हूं, इसके पहले इस तरीके से बीआरओ को काम करते हुए इस देश ने नहीं देखा था, जो विगत कुछ वर्षों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है। जिस तरह से आप एक स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देश को समर्पित करते हैं, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को शताब्दी अस्पताल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या, मॉनसूनी सीजन में बढ़ने वाले दबाव और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर उन्होंने अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गोयल ने कहा, कुछ दिनों पहले भी मैं शताब्दी अस्पताल आया था और तब हमने प्रशासन को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे, लेकिन यहाँ अभी भी कई मुद्दों पर और मेहनत करने की ज़रूरत है। अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर बनाना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये हमारे सामूहिक प्रयास का हिस्सा है। उन्होंने विशेष रूप से मानसून के दौरान अस्पताल में बढ़ने वाले दबाव का जिक्र किया। गोयल बोले, बारिश के समय यहाँ लोड बहुत बढ़ जाता है। मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने पर बेड की समस्या खड़ी हो जाती है। ये स्थिति मरीजों और उनके परिवारों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए समय रहते ठोस प्रबंधन तैयार किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अस्पतालों का उद्देश्य सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मानजनक, तेज और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना है। अस्पताल लोगों की सेवा के लिए बने हैं। यहाँ आने वाला हर मरीज उम्मीद लेकर आता है। इसलिए हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को उपचार में देरी, अव्यवस्था या संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े। कुछ दिनों पहले मैं शताब्दी अस्पताल में निरीक्षण के लिए आया था। तब कई सारे चीजें ध्यान में आई थी, जिसपे निर्देश दिया था अधिकारियों को भी, डॉक्टर्स को भी, कि उस पे गंभीरता से सुधार किया जाए। कुछ चीजें आज के विजिट में मुझे दिखती हैं कि सुधार हुआ है। कुछ चीजों पर हमें और यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि टॉयलेट्स के बारे में मुझे बताया गया कि शायद अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं, तो मैं कोई दानवीर व्यक्ति से इन टॉयलेट्स का जल्द से जल्द मरम्मत करा के अच्छा करने के लिए आदेश दिया है। कोई ना कोई अच्छा डोनर मिल जाएगा, जिससे हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में करवा लेंगे। इन्होंने अस्पताल में जो फॉल्स सीलिंग के कारण समस्याएं थी, उसको ठीक करने का काम शुरू किया है, जो मैंने अभी देखा। बारिश के समय लोड बढ़ जाने पे यहाँ बेड्स की समस्या रहती है। बाकी कई अस्पताल बंद होने के कारण यहाँ लोड भी ज्यादा है। तो अब जल्द से जल्द मैं बीएमसी से बात करके भगवती अस्पताल, जिसपे पहले उनकी इच्छा थी कि कोई प्राइवेट को दे दे, और मैंने रुकवाई थी कि प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा, वो जनता की सेवा के लिए रहेगा। थोड़े बहुत बेड्स अगर क्रॉस सब्सिडी मॉडल में लगे भी पेमेंट बेसिस पे, पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले, लोगों की सेवा के लिए अस्पताल बनाया गया है। तो इस बारिश के पहले हम जल्द से जल्द भगवती अस्पताल भी शुरू हो जाए पूरे पैमाने पे, जिससे शताब्दी का लोड मैनेजेबल हो और अच्छी सेवाएं दे सके। हाउसकीपिंग की यहाँ समस्या बार बार रहती थी। 12 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर खत्म हो जाते हैं, जो अभी एक कॉन्ट्रैक्टर है। मैंने निर्देश दिया है, बीएमसी कमिश्नर से भी बात की है कि कोई अच्छी पार्टी को दे, जो ईमानदारी से यहाँ पे सफाई गंभीरता से देखे। साथ ही साथ अभी मैंने
डीएमसी से बात की है कि जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे कुछ कमियां हैं जिसके कारण यहाँ गंदी बदबू भी आती है, पानी भी इकट्ठा हो जाता है, उस पे भी वो इमीडिएटली कार्रवाई करें। ये अभी मैंने निर्देश दिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें